अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये ट्यूमर इम्यूनोलॉजी की 5th वीडियो है और आज की जो वीडियो है इसमें हम इम्यूनोथेरेपी को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम इम्यूनोथेरेपी की मदद से किस तरह से कैंसर को इरेडिकेट करवा सकते हैं। और स्पेशली जो आज वीडियो है इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिस्कस करेंगे, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम किस तरह से इम्यूनोथेरेपी में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्चुअली ये होती हैं कि एक ही टाइप का जो बी सेल होता है उससे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यानी कि एक बी सेल है, उसके जो क्लोन होंगे उससे जो एक ही टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये एंटीबॉडी क्या होती है, एक ही टाइप की होती है, तो इसी वजह से ये हाईली स्पेसिफिक होती है। यानी कि अपना ये टारगेट जो होता है, जो टारगेट एंटीजन होता है, उसको स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एंटीजन के ऊपर जाके अटैच हो सकती है। तो इसकी मदद से हम कैंसर के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनको स्पेसिफिकली उन्हीं एंटीजन को हम टारगेट कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की मदद से। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यही देखेंगे कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जब हम टारगेट करेंगे, हम स्पेसिफिकली जो एंटीजन होगा हमारा रिक्वायर्ड, तो उसकी मदद से हम किस तरह से कैंसर को इरेडिकेट करवा सकते हैं। तो इसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन सबको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल जब यूज़ किया गया एक 85 ईयर ओल्ड पर्सन में, तो उसमें किस तरह से उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई, उसमें ये किया गया कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, इससे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अभी मैं जनरल बता दूंगा कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है और उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो एक 85 ईयर ओल्ड पर्सन, उसमें बी सेल कैंसर हो गया। तो उसमें क्या किया गया कि ये जो बी सेल कैंसर एंटीजन थे इनको एक्सट्रैक्ट किया गया। ये जो एंटीजन थे इनको एक्सट्रैक्ट किया गया और माइस के अंदर इनको इनोकुलेट किया गया, इन एंटीजन्स को। फिर क्या किया गया कि ये जो माइस थे इन्होंने इस एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल प्रोड्यूस कर लिए। फिर क्या किया गया कि ये जो बी सेल हैं इनको रिमूव किया गया इस माइस में से। और फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो बी सेल है इसको फ्यूज़ किया मेलोमा सेल्स के साथ। मेलोमा सेल के साथ, ये मेलोमा सेल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली कैंसरस जो बी सेल होते हैं उनको हम कहते हैं कैंसरस प्लाज्मा सेल जो होते हैं, या कैंसरस बी सेल जो होते हैं उनको हम कहते हैं मेलोमा सेल। इन दोनों को आपस में फ्यूज़ किया गया तो उससे जो एक सेल बन गया उसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा सेल। इस हाइब्रिडोमा सेल की ये प्रॉपर्टी थी कि ये सेल क्या था, इमॉर्टल था। ये हाइब्रिडोमा सेल क्या था, इमॉर्टल था, यानी कि अब ये अनकंट्रोल्ड वे में अपने आप को डिवाइड कर रहा था, जिससे हाई अमाउंट में एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी ये क्या थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी इनको इनोकुलेट किया गया इस ह्यूमन में। तो उसमें ये देखा गया कि इन एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, उन बी सेल के ऊपर जाके अटैच हो गई और उस बी सेल यानी कि जो कैंसर बी सेल थे उनकी किलिंग करवा दी। और इस तरह से 2-3 डोजेज में ये पर्सन बिल्कुल क्या हो गया, रिकवर हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ये जो बी सेल का हमने एंटीजन सेलेक्ट किया था ये सिर्फ उसी पर्सन में ही काम कर रहा था, यानी कि ये एंटीजन सिर्फ इसी पर्सन में ही था। अगर एक और पर्सन, यानी कि एक पर्सन और है, उसको अगर बी सेल कैंसर हो गया है, उसमें कुछ एंटीजन जो प्रेजेंट होंगे उस पर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अफेक्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मैंने आप लोगों को बताया ये क्या होती हैं, हाईली स्पेसिफिक होती हैं। ये यानी कि स्पेसिफिक जो टारगेट होता है या स्पेसिफिक जो एंटीजन होता है सिर्फ उस पर एक्ट करती हैं। तो उसमें ये जो इस पर्सन के अगेंस्ट क्योंकि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी तो इसी वजह से सिर्फ इस पे ही इफेक्टिव थी। इस पर्सन में जो बी सेल लिम्फोमा हुआ था उसको ये एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसी वजह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जब हम इम्यूनोथेरेपी में यूटिलाइज करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमने ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना होता है कि जो एक ही टाइप के अगर कैंसर हैं डिफरेंट पर्सन में तो उन सब में वो एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। मसलन जैसे ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, इस तरह पर्सन 3 है, पर्सन 4 है, पर्सन 5 है, तो उनमें किसी खास टाइप का एक कैंसर हो गया है तो उनमें एक ही टाइप का एंटीजन सब में प्रेजेंट होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी कि उसमें सब में वो एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। अगर हम एक एक पर्सन के लिए अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे
तो एक तो ये प्रोसीजर भी बहुत लेंथी हो जाएगा और दूसरा ये कॉस्टली हो जाएगा ये प्रोसीजर। तो इसी वजह से हमने ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना है जो एक ही टाइप के कैंसर सेल में सब में वो प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट पर्सन में अगर एक ही टाइप का कैंसर हो गया है तो सब में वो एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि हमने ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना है कि जो एक ही टाइप के जो कैंसरस होते हैं उन सब में प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी बात जो हमने एंटीजन सिलेक्शन के दौरान ध्यान में रखनी है कि हमने ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना है जो जस्ट कैंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट हो। फर्ज करें कि एक ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है जो कैंसर सेल के ऊपर भी है और नॉर्मल सेल के ऊपर भी प्रेजेंट है। अगर हम इस पर्सन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंसर्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि जहाँ पर ये कैंसर सेल के ऊपर जाके अटैच हो रही होंगी तो वहाँ पर ये नॉर्मल सेल के ऊपर जाके भी अटैच होंगी। उससे क्या होगा कि जहाँ पे ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगी वहाँ पे ये नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करेंगी, तो ये हार्मफुल होगा। तो इस वजह से हमने ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना है जो सिर्फ कैंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट हो, नॉर्मल सेल के ऊपर प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एंटीजन सेलेक्ट कर रहे होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये है इंपॉर्टेंट कि वो एंटीजन सेम टाइप का जो ट्यूमर है उन सब में वो प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट पर्सन जो भी हैं उनमें अगर ट्यूमर है तो उन सब में वो एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो एंटीजन नॉर्मल सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर हो भी सही तो बहुत ही कम अमाउंट में होना चाहिए। ज़्यादातर वो कहाँ पे होना चाहिए? कैंसर सेल के ऊपर। इससे ये होगा कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्ट्रांगली एक्ट करेगा अगेंस्ट कैंसर सेल और ये जो हमारे नॉर्मल सेल होंगे वो बच जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब हम एंटीजन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम सेलेक्ट करेंगे इम्यूनोथेरेपी के लिए। अब हम देखते हैं कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी में। तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिफरेंट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी में। जो फर्स्ट वे है उसमें हम क्या करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हम यूटिलाइज करते हैं वो अनकॉन्जुगेटेड होती हैं, यानी कि वो किसी के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं होती, कोई भी उसके साथ कोई भी कंपोनेंट अटैच नहीं होता। इस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है उसके साथ वो एंटीबॉडी अटैच होती है, यानी कि उस पर्सन में हमने ये पर्सन है इसमें हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो फ्री फॉर्म में है उसमें उस पर्सन में हमने इंसर्ट कर दी। तो हमारा जो कैंसर सेल के ऊपर जो एंटीजन होगा उसके ऊपर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है इसका होता है FC रीजन, और FC रीजन में क्या होता है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है FC रीजन। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में एक मैक बनता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, सेल की डिस्ट्रक्शन काज करवा देता है। तो इस तरह से क्या होगा, सेल जो होंगे कैंसर सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब हम एंटीबॉडी को अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे। जो दूसरी फॉर्म है जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उसको हम किसी के साथ किसी कंपोनेंट के साथ कॉन्जुगेट कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन मीन्स कि हम इसके साथ फर्ज करें कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच करवा सकते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच करवा सकते हैं, या फिर हम इसके साथ कोई टॉक्सिन अटैच करवा देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये फर्ज करें ये टॉक्सिन अटैच है और ये कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच है। जब ये एंटीबॉडी हम इंसर्ट करेंगे किसी कैंसरस पर्सन में तो उसमें क्या होगा कि जब ये एंटीबॉडी जाके अटैच होंगी अपने स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर, यहाँ पे फर्क करें यहाँ के अटैच हो गई हैं और इनके साथ कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल अटैच है, तो ये स्पेसिफिकली जो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगी वो कैंसर के अगेंस्ट शो करेंगी, क्योंकि इन्होंने ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इन्होंने डायरेक्टली जाके कैंसर सेल के ऊपर अटैच हुई हैं, नॉर्मल सेल के ऊपर अटैच नहीं हुई। इसी वजह से मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमने ऐसा टारगेट सेलेक्ट करना है जो जस्ट कैंसर सेल के ऊपर हो, नॉर्मल सेल के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगी वो कैंसर सेल के अगेंस्ट होगी और कैंसर सेल को वो डिस्ट्रॉय करवा देंगी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसी तरह अगर इनके साथ कोई टॉक्सिन अटैच है तो ये टॉक्सिन क्या करेगा, सिर्फ ये जो कैंसर सेल होंगे उन्हीं को जाके ये डैमेज करेगा, बाकी जो नॉर्मल सेल होंगे वो बच जाएंगे। ये गाइडेड मिसाइल की तरह है, यानी कि जो गाइडेड मिसाइल होता है उसकी मदद से हम हमारा जो टारगेट होता है स्पेसिफिकली उसी को हम टारगेट करते हैं, जो दूसरे एरिया होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसमें भी हम यही कर रहे होते हैं कि जो हमारा टॉक्सिन है ये इसने डैमेज करनी है, इसी तरह ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है इसने डैमेज काज करवाना होता है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसके साथ अटैच करके हम इससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो अब
डेंजरस मटेरियल है, ये जस्ट कैंसर के लिए डेंजरस होगा, जो नॉर्मल बॉडी के सेल होंगे उनके लिए ये डेंजरस नहीं होगा। तो इस तरह से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो थर्ड वे है जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें यह होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इसकी मदद से हम डिफरेंट जो चेक पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये कैंसर सेल हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करवा देते हैं, उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। मसलन जैसे एक PDL1 मैंने जो लेक्चर 4 में बताया था आप लोगों को, PDL1 क्या करवा रहा होता है, हमारे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं उनको इनहिबिट करवा रहा होता है। उसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि ये जो कैंसर सेल होते हैं ये एक्सप्रेस करवाते हैं PDL1 को। किसको एक्सप्रेस करवाते हैं? PDL1 को ये एक्सप्रेस करवाते हैं। और जब हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल इनको किल करने आते हैं कैंसर सेल को, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं PD1। तो क्या होता है, इन PDL1 और PD1 का इंटरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि जब इनके आपस में इंटरेक्शन होता है इससे क्या होता है कि ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं ये इनहिबिट हो जाते हैं या इनकी सप्रेशन हो जाती है। जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करेंगे इनके अगेंस्ट, इस PDL1 के अगेंस्ट, तो उससे क्या होगा, इससे पहले कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके ऊपर अटैच हो, तो जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे तो वो पहले इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो ये ब्लॉक कर देंगी PDL1 को, और हमारा जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर PD1 है वो इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इनहिबिट नहीं हो पाएंगे, यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे और इसको किल कर देंगे कैंसरस सेल को। तो इस तरह से भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी में। इसी तरह एक और मैंने चेक पॉइंट बताया था कि कुछ ऐसे सेल होते हैं, मसलन जैसे T रेगुलेटरी सेल के बारे में मैंने बताया था कि वो CTLA4 को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। इस तरह कैंसर सेल भी अपनी सरफेस के ऊपर CTLA4 को रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। CTLA4 का काम क्या होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जिन्होंने फर्दर जो T सेल होते हैं उनको एक्टिवेट करवाना होता है या B सेल को एक्टिवेट करवाना होता है, उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है CD28। तो ये CTLA4 क्या करते हैं, CD28 के साथ अटैच हो जाते हैं और इन जो सेल होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इनको इनएक्टिवेट करवा देते हैं। तो जब हम एंटीबॉडी डायरेक्ट करेंगे इस CTLA4 के अगेंस्ट, तो उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था कि ये एंटीबॉडी CTLA4 के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगी और इनको ये यहाँ पे बाइंड करके ब्लॉक कर देंगी। अब ये CTLA4 जो है वो इस CD28 के साथ अटैच नहीं हो सकता, जिससे क्या होगा कि अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनएक्टिवेट नहीं होंगे बल्कि ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो इस तरह से ये फर्दर हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको इन्हांस करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि इसमें एंटीजन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने ऐसा एंटीजन सेलेक्ट करना है कि जो हाईली स्पेसिफिकली कैंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट हो। और दूसरी बात यह है कि ये एंटीजन एक ही टाइप के जो कैंसर होते हैं उन सब में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट पर्सन में अगर एक ही टाइप का कैंसर है उन सब में ये एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। वरना क्या होगा कि अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी एक पर्सन में हमने डायरेक्ट किया तो वो सिर्फ उसी एक पर्सन में के लिए ही इफेक्टिव होगी, दूसरे पर्सन में वो काम नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, तभी हम एक अच्छी इम्यूनोथेरेपी डेवलप कर सकते हैं और वो कॉस्टली भी नहीं होगी और अवेलेबल होगी इजीली, और उसका जो आउटकम होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो कुछ एंटीजन हैं जो जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस भी हो चुकी हैं। एक तो है CD20 एंटीजन और दूसरा है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ लाइक रिसेप्टर। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने ये देखा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोथेरेपी में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैं इम्यूनोथेरेपी पे 2 और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम साइटोकाइन को देखेंगे कि साइटोकाइन को हम किस तरह से इम्यूनोथेरेपी में यूटिलाइज कर सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि CAR T सेल क्या होता है, यानी कि T सेल को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं इम्यूनोथेरेपी में। और आप लोगों ने ट्यूमर इम्यूनोलॉजी की जो 4th वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि कैंसर सेल किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।